हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब कोशिका टॉपिक का ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन आपके सेल चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनके बारे में हम आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका सेल चैप्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सेल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, मतलब सेल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। तो इसमें आपके साइंटिस्ट हैं स्लाइडर एंड सॉन, सबसे पहला ऑप्शन। दूसरा है वॉटसन एंड क्रिक। तीसरा है मेंडल एंड मॉर्गन, ठीक है। और चौथा है वैलेस एंड डार्विन, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन आपका सही है, यानी कि जो सेल थ्योरी थी जिसको बोलते हैं कोशिका का सिद्धांत, ये स्लाइडन एंड स्वान, ठीक है, स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया था। इसमें बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें कि वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए मॉडल, जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, उसको दिया था। इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है कि सेल थ्योरी वॉटसन एंड क्रिक द्वारा खोजी गई थी। नहीं, सेल थ्योरी किसके द्वारा खोजी गई थी, स्लाइडर एंड सॉन, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स यानी कि द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन किया था। अगला जो सी ऑप्शन है ये भी आपका रॉन्ग इसलिए है क्योंकि मेंडल एंड मॉर्गन जो थे, इसमें जो मेंडल हैं और जो मॉर्गन हैं ये जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं, आनुवंशिकता चैप्टर से या आनुवंशिकी से रिलेटेड हैं। मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था। मेंडल ने, इन्होंने क्या किया था, आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था, ठीक है, आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था। वैलेस एंड डार्विन, ये ऑप्शन भी रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये इवोल्यूशन से रिलेटेड हैं। इवोल्यूशन मतलब विकास, जैव विकास, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। डार्विन की थ्योरी डार्विनिज्म, ठीक है, कौन सी थ्योरी, डार्विनिज्म। इसमें अगर देखें हम तो इन्होंने अपना डार्विनिज्म यानी कि डार्विनवाद दिया था। वैलेस भी आपके जैव विकास से ही संबंधित हैं। स्लाइडर एंड सॉन ने सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी का सबसे मेन पॉइंट पहला है, जो सबसे मेन पॉइंट है किसका, सेल थ्योरी का सबसे मेन पॉइंट है वो है कि सभी कोशिकाएं या सभी जीव या सभी कोशिका यानी कि सेल जो है वो, या सभी जीव आपका वो सेल से मिलके बने होते हैं। और जो सेल है वो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, यानी कि हर एक बॉडी किससे मिलके बनी होती है, सेल से मिलके बनी होती है। तो जो आपका सेल थ्योरी है उसका प्रतिपादन किसने किया था, स्लाइडर एंड सॉन। हमेशा याद रखिए स्लाइडर एंड सॉन ने किया था। और इसमें इसका सबसे मेन पॉइंट है कि जितने भी जीव हैं, यानी कि जितने भी जीव शरीर हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं, कोशिका से मिलके बने हुए हैं। और सेल शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट कहा जाता है। इसके बाद
इसी में एक विर्चो यानी कि विर्को करके साइंटिस्ट थे, विर्को। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विर्को ने क्या ऐड किया था सेल थ्योरी में, एक और पॉइंट इन्होंने ऐड किया था बाद में, यानी कि जो सेल सिद्धांत है उसमें एक और पॉइंट इन्होंने ऐड किया था। वो था क्या कि जितने भी सेल्स होते हैं यानी कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो अपने पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। इन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुली, ये ऐसे पूछा जाता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुली, वो मतलब सेंटेंस दिया था जिसका मतलब होता है कि ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब अपने से पहले जो सेल्स हैं उन्हीं से नए सेल्स का क्या होता है, उत्पादन होता है या नए सेल्स बनते हैं। तो ये विर्को ने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया था किसमें, सेल थ्योरी में। लेकिन अगर आपसे पूछे या पूछा जाए कि सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था तो आप किसको बताओगे? सबसे मेन है इसमें क्या है, वो है आपके स्लाइडेन और सॉन, ठीक है, सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है द फिगर्स ऑफ कार्क सेल्स एज सीन बाय रॉबर्ट हुक वर पब्लिश्ड इन हिज बुक, मतलब लिखा है रॉबर्ट हुक द्वारा देखे गए कार्क कोशिकाओं के आंकड़े उनकी पुस्तक में प्रकाशित किए गए। मतलब पूछा जा रहा है रॉबर्ट हुक का जो बुक था वो कौन सी बुक है जिसमें उन्होंने ये बताया कि सेल्स जो हैं या सेल के बारे में उन्होंने डिटेल में या सेल के बारे में बताया था, वो कौन सी बुक है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें हैं, 4 ऑप्शन हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, इसको अगर देखा जाए तो डार्विन ने दिया था, डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दिया था। प्लांट किंगडम, ये किंगडम है प्लांट का, जेनरा प्लांटेरम, ठीक है, जेनरा प्लांटेरम ये भी एक बुक है, बट ये बुक रॉबर्ट हुक द्वारा नहीं लिखी गई है। जो इसका आंसर होगा यानी कि सही आंसर है वो है माइक्रोग्राफिया, ठीक है, क्या है, माइक्रोग्राफिया। ये रॉबर्ट हुक की पुस्तक है यानी कि बुक है जिसमें इन्होंने सेल के कार्क सेल, जिस मतलब इन्होंने जिस सेल की डिस्कवरी की थी उसके बारे में इन्होंने माइक्रोग्राफिया नामक बुक में यानी कि पुस्तक में बताया है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बता दें तो ये डार्विन की पुस्तक थी, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं जीवों की उत्पत्ति प्राकृतिक चयन द्वारा। इवोल्यूशन चैप्टर का है, विकास चैप्टर का है। तो ये जो आपका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है वो डार्विन ने दिया था। बाकी का रॉबर्ट हुक द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है कौन सी, माइक्रोग्राफिया, ठीक है। आपको बताते हैं रॉबर्ट हुक ने कोशिका सबसे पहले देखा था कार्क सेल में। किस में देखा था? सबसे पहले इन्होंने जो कोशिका देखा था वो सबसे पहले कहाँ पे देखा था? कार्क की कोशिका में, कार्क की कोशिका में देखा था, कार्क सेल जिसको बोलते हैं। और जो कार्क सेल होता है वो डेड था, मतलब इन्होंने जिस सेल की स्टडी की थी वो डेड था, नॉन लिविंग था, ठीक है। तो इन्होंने एक्चुअल में सेल की जो डिस्कवरी की थी वो किस में किया था? कार्क सेल में किया था। और ये जो कार्क सेल था वो कैसा था? डेड था, ठीक है। आफ्टर दैट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है द टर्म प्रोटोप्लाज्म वॉज गिवन बाई, मतलब प्रोटोप्लाज्म शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो वो है आपका सबसे पहले है, वो है कौन? परकिंजे। ये आप हमेशा याद रखिए कि प्रोटोप्लाज्म जो टर्म दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया है? परकिंजे के द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है और इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस परकिंजे ने ही प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ समझने में थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है
कि प्रोटोप्लाज्म है क्या, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होगा कि सेल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, दो बार नाम लेते हैं हम, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम लेते हैं हम? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या क्या नाम लेते हैं, फिर से बोलिए। साइटोप्लाज्म, ये कहाँ पाया जाता है? इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य बोलते हैं, कोशा द्रव्य बोलते हैं। और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य कहते हैं, ठीक है। कौन सा द्रव्य कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो केंद्रक के बाहर तथा सेल के अंदर, मतलब ये आपकी मान लीजिए एक सेल है और सेल के अंदर यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस के बाहर यानी कि यहाँ पर, यहाँ से लेके पूरा ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा, इसके अंदर जो पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोशा द्रव्य बोलते हैं। और इसके अंदर, किसके अंदर? केंद्रक के अंदर ये जो पूरा मटेरियल है इसको हम बोलते हैं कौन सा द्रव्य? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है वो है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो सिंपल सा इसका आंसर है कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है वो है कि साइटोप्लाज्म और आपका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है अगर हम उसको कंबाइन कर दें, मतलब ऐड कर दें, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अगर हम ऐड कर दें तो इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी कि इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी कि हिंदी में इसका वर्ड होता है जीव द्रव्य। क्या होता है हिंदी में इसका मतलब? जीव द्रव्य, ठीक है। तो जीव द्रव्य टर्म यानी कि जीव द्रव्य शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? याद रख लिए, किसने दिया था? परकिंजे ने दिया था, ठीक है। आफ्टर दैट जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका अगला क्वेश्चन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, हु फर्स्ट क्वाइंड द वर्ड सेल, ठीक है। हु फर्स्ट क्वाइंड द वर्ड सेल, सबको पता है, ये मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि सेल शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, या सेल यानी कि कोशिका शब्द किसने सबसे पहले दिया था। तो आपको बता दें कि सेल की जो खोज की थी वो सबसे पहले किसने की थी? आपके रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक जो थे इन्होंने कार्क सेल में सबसे पहले डिस्कवरी किया था, कार्क सेल की डिस्कवरी की थी, यानी कि कार्क की कोशिकाओं को देखा था। और जो कार्क की कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं? डेड होती हैं। डेड थी मतलब इन्होंने डेड सेल को देखा था। तो ये जो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है रॉबर्ट हुक ने देखा था, ठीक है। किसने देखा था? किसने देखा था यहाँ पे? ये जो इसका आंसर है वो है रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो सेल शब्द का प्रतिपादन, सेल शब्द सबसे पहले किसने यूज किया, ठीक है। तो ये है कौन? रॉबर्ट हुक, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल, किसमें बोला है? प्लांट सेल। किसमें बोला है? प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पे बोला है कि प्लांट सेल में अगर देखा जाए तो फिर से पढ़ लेते हैं, स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल, ठीक है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हमें डिफरेंस पता करना है किसके किसके बीच? प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच में सबसे मेन डिफरेंस क्या है? कैसे आप पहचानोगे कि प्लांट का सेल है और कैसे आप बोलोगे, ये कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये एनिमल का सेल है, यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मेन डिफरेंस क्या है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच स्ट्राइकिंग मतलब मेन अंतर क्या है और ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है, मतलब ऐसे कौन सी चीज़ है। तो इसका पहली बात तो याद रख लीजिए कि जो सबसे मेन अंतर है वो है आपका कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति, जिसको आप बोलते हो सेल वॉल, ठीक है। मैंने आपको सेल के चैप्टर के लेक्चर में बताया था कि जो सेल वॉल है वो हमेशा याद रख लिए
कि प्लांट सेल में पाया जाता है। जो सेल वॉल है जिसको आप कोशिका भित्ति बोलते हो, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। बट एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है। मतलब जो सेल वॉल है वो कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो सेल वॉल के बेसिस पर आप एनिमल सेल और प्लांट सेल को आसानी से क्या कर सकते हो? डिस्टिंग्विश कर सकते हो, आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सबसे मेन फीचर है प्लांट और एनिमल सेल में डिफ्रेंशिएट करने का। बाकी के फीचर्स भी हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों में पाया जाता है। पहली बात, यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों में पाया जाता है। यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट सेल में पाया जाता है। जैसे आपका हरे पेड़ पौधे हो गए, यानी कि ग्रीन प्लांट्स के सेल में पाया जाता है। ग्रीन प्लांट्स के सेल में पाया जाता है कौन? क्लोरोप्लास्ट, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है। बट यूग्लिना भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, यूग्लिना की बात कर लें, किसकी बात करने जा रहे हैं हम? यूग्लिना की बात कर लें, तो यहाँ पर यूग्लिना जो है उसकी बात कर लें, तो यूग्लिना जो है उसको हम बोलते हैं यूग्लिना, इसका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, समथिंग लाइक दैट। ये इसका वो होता है न्यूक्लियस, और ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर। तो यूग्लिना जो है इसमें छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसे प्लांट एंड एनिमल के बीच का, किसके बीच? प्लांट एंड एनिमल के बीच का कड़ी कहा जाता है, लिंक कहा जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे टिक जो आंसर है वो क्लोरोप्लास्ट पे नहीं लगाया। रीजन क्या है? सिंपल सी बात समझ लीजिए कि एक्सेप्शन वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे साफ साफ पूछा है सबसे स्ट्राइकिंग डिफरेंस क्या है, मतलब सबसे मेन डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? वो है आपका सेल वॉल, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे दोनों में पाया जाता है, जो सेंट्रोसोम है, ठीक है, ये आपका एनिमल सेल्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एनिमल सेल्स में। तो यहाँ पे सबसे मेन जो इसका आंसर है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपको क्या बोला गया है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस किसका है, तो वो किसका है? कोशिका भित्ति का। सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेम्ब्रेन्स अकर्स इन, ठीक है। तो मेम्ब्रेन्स यानी कि जो अगर देखा जाए तो मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग किस में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है मेम्ब्रेन्स, मतलब इसको बोलते हैं आवरण। किस में पाया जाता है? सबसे पहली बात, हम सारे ऑप्शंस में जो जो चीज़ें लिखी हैं उनके बारे में बता दें। पहली बात, जो आपका साइटोप्लाज्म है इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो आपका साइटोप्लाज्म है इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। तो साइटोप्लाज्म जो है उसके बारे में बोल देते हैं कि साइटोप्लाज्म के चारों तरफ क्या पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा कला। तो सबसे पहले में अगर देखा जाए तो साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक। दूसरा लिखा है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, और हरित लवक जो होता है इसमें बाई मेम्ब्रेन होते हैं, 2 मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, यानी कि 2 आवरण से ढका होता है, तो इसमें भी मेम्ब्रेन पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसमें भी 2 मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन होता है, यानी कि इसमें भी 2 आवरण पाए जाते हैं। तो अगर आप देखें तो सबसे पहला ही इसका जो ऑप्शन है ये आपका राइट ऑप्शन है, सही आंसर है, ठीक है। कौन सा? 6 का पहला। बाकी की चीज़ों में अगर हम देखें तो जो साइटोप्लाज्म है, पहली बात तो इसमें मेम्ब्रेन पाया जाता है, अभी बताया। न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। बट स्टार्च ग्रेन्स जो होते हैं इनमें, अभी फिर से बता रहा हूँ कि न्यूक्लियस का जो होता है उसमें मेम्ब्रेन पाया जाता है, बट जो स्टार्च ग्रेन है इनमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। तो ये ऑप्शन इसीलिए गलत है। तीसरा ऑप्शन है क्रोमोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट एंड स्टार्च ग्रेन, फिर से स्टार्च ग्रेन आ गया,
मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन फिर से गलत हो गया। आपका न्यूक्लियाई, क्रोमोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया देख लीजिए, क्रोमोसोम में भी आपका मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए हमने इसको गलत कर दिया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है न्यूक्लियाई, क्रोमोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, लेकिन क्रोमोसोम में नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन क्या है आपका, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें बोला है केमिकल नेचर ऑफ राइबोसोम इज, मतलब राइबोसोम की रासायनिक प्रकृति क्या है। तो सबसे पहला ये आपको बता दें हम कि राइबोसोम, यहाँ पे फिर से मैं बोल दूँ कि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस का मतलब होता है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। ठीक है, क्या नहीं पाया जाता है, मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा अब आगे की टॉपिक पे आते हैं, उसी में कि राइबोसोम्स हमेशा याद रखिए कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। किसका सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और प्रोटीन सिंथेसिस करने में आरएनए का सबसे ज़्यादा रोल होता है, मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। तो याद रखिए प्रोटीन के संश्लेषण में, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस में राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसलिए यहाँ पर सबसे मेन आंसर जो है, यानी कि सबसे सही आंसर जो है वो है आपका प्रोटीन एंड आरएनए। केमिकल नेचर ऑफ राइबोसोम्स इज प्रोटीन्स एंड आरएनए, यानी कि 4th ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट, मतलब पूछ रहा है इनमें से ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, यानी कि कोशिकांग है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, मतलब उसके चारों तरफ कवरिंग नहीं पाई जाती, मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो जैसा कि अभी आपको क्वेश्चन नंबर हमने 7 में ही पहले ही बता दिया था कि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, तो सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन पाया जाता है। कितने मेम्ब्रेन का होता है, 2 मेम्ब्रेन पाया जाता है, 2 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। स्फेरोसोम में भी पाया जाता है, लाइसोसोम में भी पाया जाता है, ये 1 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक आवरण होती है इसमें। ठीक है, लेकिन राइबोसोम्स में मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट, मतलब हमें इसमें वो आंसर सही करना है जो मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। किसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, तो वो है आपका राइबोसोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 में है द फाइन नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म इन अ सेल इज। ठीक है, तो इसमें आपको सेल के चैप्टर में बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, यानी कि अंडाकृतवी जालिका, ये पूरे सेल में फैला होता है, न्यूक्लियस से लेकर पूरे सेल के आउटर कवरिंग यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, बाकी आपका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपके परीक्षाओं में आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन द सेल्स विच सिंथेसाइज, मतलब बोला है जो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं वो कोशिकाओं में अच्छी तरह विकसित होती हैं और किस चीज़ का संश्लेषण करती हैं, मतलब क्या बनाती हैं। तो जैसा कि आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके के होते हैं, एक होता है SER, एक होता है RER। जो SER है उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जो RER है इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्टीरॉयड हो गया, ठीक है, और लिपिड्स, इन सब का सिंथेसिस करती हैं, मतलब वसा जिसको बोलते हैं, लिपिड हो गया, स्टीरॉयड हो गया, इन सब का सिंथेसिस करती हैं। तो ऑप्शन इसमें देख रहे हैं आप
प्रोटीन का सिंथेसिस भी दिया है, कार्बोहाइड्रेट भी दिया है, ऑल ऑफ द एबव दिया है। अभी मैंने बताया RER प्रोटीन का सिर्फ सिंथेसिस करती हैं, SER नहीं करती हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है 10th का A, ये आपका सही ऑप्शन है कि SER जिसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करती हैं, स्टीरॉयड और लिपिड का सिंथेसिस करती हैं। ठीक है, तो ये जो 10 क्वेश्चन थे आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, इनको आप देखिए। ठीक है, इनको आप लर्न करिए, बाकी आगे हम ऐसे क्वेश्चंस लाते रहेंगे आपके लिए। आपको अगर हमारा कोर्स बाय करना है तो आप TCS एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।